देखिए, पिछले वीडियो में आपने व्याकरण के इस पहले पार्ट का शुरुआती भाग पढ़ा था, भाषा एवं व्याकरण। और इसमें आपने भाषा की परिभाषा पढ़ी थी। भाषा की परिभाषा क्या होती है वह पढ़ी थी आपने, भाषा किसे कहते हैं। इसके बाद आपने भाषा के रूपों के बारे में जानकारी ली थी। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। फिर मौखिक भाषा और लिखित भाषा के बारे में जानकारी पढ़ी थी कि ये मौखिक भाषा क्या है और लिखित भाषा क्या है, इससे संबंधित भी जानकारी पढ़ी। फिर हमने लिपि के बारे में जानकारी पढ़ी थी। लिपि क्या है? लिखने का जो ढंग होता है, भाषा को लिखने के लिए जो निर्धारित चिन्ह होते हैं और हमें लिखने का ढंग है लिपि कहलाता है। जो आपने परिभाषा पढ़ी थी, किसी भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियाँ होती है और उन लिपियों के बारे में भी जानकारी हमने पढ़ी थी। कुछ भाषाओं के नाम और लिपियों के नाम भी दिए हुए थे, भाषाओं के नाम, लिपियों के नाम। फिर आज हम शुरुआत करते हैं बोली से। बोली इसको पढ़ेंगे। किसी देश के सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। भाषा कई बोलियों से मिलकर भाषा बनती है, तो जो भाषा का एक सीमित रूप है, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा है उसको हम क्या कहते हैं? बोली। किसी देश के सीमित छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। बोली का रूप स्थायी नहीं होता, यह प्रत्येक 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर बदलता रहता है। बोली का रूप निश्चित स्थायी नहीं होता है क्योंकि वह प्रत्येक 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर बदलता रहता है। जैसे अपनी मारवाड़ी है, तो भी आप देखिएगा 2-3 गांवों की दूरी पर आगे जाके देखेंगे तो आपको अपनी भाषा में और उनकी भाषा में, उनकी बोली में अपनी बोली में कुछ अंतर महसूस होगा, कुछ शब्दों में अंतर रहेगा, बोलने के लहजे में अंतर रहेगा। तो इस तरह से बोली का रूप है वह स्थायी नहीं होता है, एक जैसा नहीं होता है। यह प्रत्येक 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर बदलता रहता है। इसका प्रयोग राजकीय कार्यों में नहीं होता है और इसका प्रयोग शासनिक जो कार्य होते हैं, राजकीय कार्य होते हैं, शासन से संबंधित, सरकार से संबंधित, उन कार्यों में नहीं होता है। भोजपुरी, राजस्थानी, हरियाणवी, खड़ी बोली, अवधी आदि कई बोलियां हैं जिनका प्रयोग भारत देश के भिन्न भिन्न भागों में किया जाता है। बहुत तरह तरह की बोलियां, अपने राजस्थान में भी न जाने कितने तरीके, जैसे मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, शेखावाटी, मेवाती, बागड़ी, कई तरह की बोलियां बोली जाती है। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग बोलियां हैं। और बोली की परिभाषा हमने देख ली, उनकी जानकारी है। परिभाषा क्या कह सकते हैं कि सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। फिर है प्रमुख भारतीय भाषाएं। प्रमुख भारतीय भाषाएं। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली और पढ़ी और लिखी जाती है। हमारे देश में अनेक भाषाएं हैं जिन्हें बोला जाता है, पढ़ा जाता है और लिखा जाता है। यहाँ पहले 18 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी। यहाँ अपने भारतीय संविधान में 18 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी पहले, और परंतु अब उनमें 4 भाषाओं को और सम्मिलित कर दिया गया है। इस प्रकार अब भारत के संविधान में 22 भाषाएं स्वीकृत हैं। अब कितनी है? 22 भाषाएं स्वीकृत हैं। अभी पूछा जाए कि हमारे देश में कितनी भाषाओं को संविधान में मान्यता मिली हुई है, 8वीं अनुसूची में मान्यता मिली हुई है, तो 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं हैं? 22। ये 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं? अब देखिए, इन 22 भाषाओं के नाम दिए हुए हैं। सिंधी, कन्नड़, हिंदी, गुजराती, डोगरी, बोडो, बांग्ला, असमिया, संथाली, संस्कृत, उर्दू, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, उड़िया, मणिपुरी, मलयालम, कोंकणी, कश्मीरी, मैथिली, नेपाली और मराठी। ये इस प्रकार से 22 ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें संविधान में मान्यता मिली हुई है, भाषा का दर्जा दिया गया है। अपनी राजस्थानी भी इसी दौड़ में शामिल है और इसके लिए भी आंदोलन चल रहे हैं, किसी तरह से इसको मान्यता मिले, 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाए, इसके लिए संघर्ष चल रहा है। 14 सितंबर को हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा दोनों है। अब देखिए, हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को हम प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। 14 सितंबर अभी गया, फिलहाल कुछ दिन ही गए, आगे दिन ऊपर हुए। तो 14 सितंबर को
हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं 14 सितंबर को। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा भी है और राजभाषा भी है, राजभाषा भी है और राष्ट्रभाषा भी। अब देखिए, प्रमुख भारतीय भाषाओं के बारे में पढ़ा आपने। 18 भाषाओं को पहले मान्यता मिली हुई थी, लेकिन उसमें 4 और जोड़ दी गई। अब भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को स्वीकृत किया गया है, मान्यता दी गई है, और ये 22 भाषाओं के नाम दिए गए हैं आपके सामने। अब दिया गया है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, इससे संबंधित प्रश्न आ जाए तो क्या जवाब होगा? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिंदी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हिंदी राष्ट्रभाषा भी है भारत की और राजभाषा भी है। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, ये तो थी प्रमुख भारतीय भाषाएं, राष्ट्रीय भाषाएं, अपने देश की राष्ट्र की भाषाएं थी। अब अंतर्राष्ट्रीय ऐसी भाषाएं जो एक दूसरे देश के बीच में संबंध बनाए रखती है, कोई समाचार आदान प्रदान करने के काम आती है, वह भाषा जो विश्व के कई देशों में विचारों के आदान प्रदान और शिक्षा का माध्यम बन जाती है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। ऐसी भाषा जो विश्व के कई देशों के विचारों के आदान प्रदान और शिक्षा का माध्यम बनती है। विश्व के कई देश आपस में जब वार्तालाप करते हैं, संवाद होता है उनमें, तो एक विशेष भाषा काम में ली जाए या एक से अधिक भाषाएं काम में ली जाए, वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। ऐसी भाषा जैसे अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अंग्रेजी वर्तमान में क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो विश्व के अधिकतर देशों में समझी, बोली और लिखी जाती है। ठीक है। अब देखिए, ये तो थी भाषा, लिपि, बोली, इन सब से संबंधित बातें हमने पढ़ी। इसके बाद भी इस पाठ का कुछ अंश बचा हुआ है, जैसे व्याकरण। साधारण सी बातें भाषा से संबंधित। व्याकरण वह शास्त्र जो हमें भाषा को शुद्ध पढ़ना, बोलना, लिखना तथा उसका व्यवहार करना सिखाता है, व्याकरण कहलाता है। अब देखिए, व्याकरण की परिभाषा दी हुई है। क्या परिभाषा है व्याकरण की? ये परिभाषा दी हुई थी, वह शास्त्र, एक ऐसा शास्त्र है व्याकरण, ऐसा ग्रंथ है, ऐसा शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध पढ़ना, किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना तथा शुद्ध रूप से उसका व्यवहार करना, लोगों के साथ में उस भाषा को काम में लेना सिखाता है। उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण। तो व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो भाषा को हमें शुद्ध रूप से पढ़ना, बोलना, लिखना तथा व्यवहार में लाना सिखाता है। जिस पूरी किताब व्याकरण की किताब है, व्याकरण और रचना की किताब है, तो इस किताब व्याकरण नाम दिया गया है। तो व्याकरण क्या चीज़ है, इसके बारे में भी जानकारी लेनी चाहिए। व्याकरण की परिभाषा में यह है कि व्याकरण हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, बोलना, लिखना सिखाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हिरन घास चर रही है, ठीक है, हिरन घास चर रही है, तो हमें पता है हिरन पुल्लिंग शब्द है और यहाँ चर रही है, तो इसका गलत रूप हो गया। तो भाषा हमें क्या सिखाती है? इसका सही रूप। सही रूप क्या होगा? हिरन घास चर रहा है। यह पुल्लिंग है, तो भाषा हमें सिखाती है कि पुल्लिंग के साथ में क्रिया भी पुल्लिंग की आनी चाहिए। तो चर रहा है सही हो गया ना। तो इस तरह से भाषा हमें सही रूप, गलत जो रूप चल रहा होता है उसको सही रूप में किस तरह से बोला जाए, लिखा जाए या पढ़ा जाए, वह सिखाती है। इसलिए हम व्याकरण कहते हैं इसे। भाषा के शुद्ध रूप को पढ़ना, बोलना, लिखना सिखाने वाले शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण की परिभाषा है। व्याकरण के अंग, व्याकरण के अंग कितने हैं? विशेष तौर से व्याकरण के 3 अंग दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं? देखिए 3 अंग: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। किसी भी भाषा में शुरुआत उसे सीखने की कहाँ से होती है? वर्ण विचार से। अक्षर सीखते हैं पहले। जैसे आप इस विद्यालय में आए तो आपने सबसे पहले क्या सीखा? स्वर व्यंजन यही सिखाएंगे आपको, आ, ई, इस तरह से सिखाएंगे, या आपका ख, ग, घ ऐसे सिखाएंगे। तो यह है वर्ण विचार। सबसे पहले हमें क्या सीखना होता है? भाषा को जानने के लिए उसके वर्णों के बारे में जानकारी, या फिर जैसे ए, बी, सी, डी, ई, ये जो सीखे थे आपने, ये भी अक्षर है किसी भी भाषा के लिए। फिर होता है शब्द विचार। वर्णों से आप सीखते हैं शब्द लिखना, वर्णों को मिलाकर शब्दों की रचना करना। इसी तरह से शब्द विचार करने के बाद, शब्दों को सीखने के बाद हम सीखते हैं वाक्य विचार। उन्हीं शब्दों से मिलाकर फिर हम वाक्य निर्माण करना सीखते हैं। तो इन तीनों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है वर्ण विचार। इस विभाग के अंतर्गत वर्णों के सही आकार, उच्चारण और सही लिपि संकेतों पर विचार किया जाता है। क्या होता है?
इस विभाग के अंतर्गत, ये जो विभाग था ना व्याकरण के 3 प्रमुख अंग हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले वर्ण विचार है। इसके अंतर्गत वर्णों, जिन्हें हम अक्षर भी कहते हैं, अक्षरों के सही आकार, उच्चारण और सही लिपि संकेतों का विचार किया जाता है कि अक्षर के लिए कौन सा लिपि संकेत को निर्धारित है कि किस रूप में अक्षर को लिखना चाहिए और क्या उसका आकार होना चाहिए, किस तरह से शुद्ध उसका उच्चारण होना चाहिए। जैसे अ, आ, क, ह इत्यादि, है ना, इत्यादि जो भी सारे अक्षर हैं, स्वर हैं, व्यंजन है या इसके अतिरिक्त भी कुछ अक्षर हैं, तो उन अक्षरों के बारे में जानकारी। फिर आता है शब्द विचार, व्याकरण का दूसरा अंग शब्द विचार। शब्द विचार में हम क्या पढ़ते हैं, इस विभाग के अंतर्गत शब्दों के रूप, बनावट, भेद आदि के नियमों पर विचार किया जाता है कि शब्दों का रूप कैसा हो, बनावट कैसी हो, भेद, उसके अलग अलग उसके नियम, उन पर विचार किया जाता है, तो होता है शब्द विचार। जैसे देश, लड़का, किताब, जाना, सोना, खेलना, स्कूल आदि, ये क्या है, ये शब्द हैं, ठीक है। अक्षरों को जोड़कर हमें अक्षरों का, वर्णों का जो सार्थक समूह बनाते हैं, एक शिरोरेखा के नीचे जितने भी फिर ये अक्षर आ गए, तो ये मिलकर क्या बना दिया इन्होंने, शब्द बना दिया। हालांकि सार्थक होना जरूरी है, उसका अर्थ निकालना जरूरी है कुछ न कुछ। फिर है वाक्य विचार, तीसरा अंग, व्याकरण का तीसरा अंग। इस विभाग के अंतर्गत वाक्य के भेद, वाक्य बनाना अथवा वाक्य विश्लेषण के नियम और विराम चिन्हों के नियमों आदि का वर्णन होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, वाक्य के भेद कौन कौन से हैं, वाक्य किस तरह से बनाए जाते हैं, सेंटेंस जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं, वाक्य किस तरह से बनाए जाते हैं, अथवा वाक्य का किस तरह से विश्लेषण किया जाता है, पूरी जानकारी ली जाती है कि वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द हैं किस किस तरह के हैं और वाक्य विश्लेषण के नियम क्या हैं, और विराम चिन्हों का प्रयोग, उसके नियम आदि का जो वर्णन होता है, तो वह वाक्य विचार है। जैसे अमन खाना खाकर खेलने गया है, ये इतने शब्दों का सार्थक मेल बना, इसको क्या कहेंगे, हम वाक्य कहेंगे। तो ये जानकारी एक साधारण सी जानकारी थी भाषा के बारे में, ठीक है। तो भाषा से संबंधित अपनी ये पुस्तक है, हिंदी की व्याकरण है, और व्याकरण की भाषा की हमने इसमें जानकारी पढ़ी, बोली के बारे में जाना, प्रमुख भारतीय भाषाओं की जानकारी पढ़ी, अंतर्राष्ट्रीय भाषा की जानकारी पढ़ी, व्याकरण के बारे में पढ़ा, व्याकरण के 3 जो मुख्य अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, उनके बारे में जाना। और साधारण सी एक जानकारी थी, और इस जानकारी में और भी जो महत्वपूर्ण बातें हमने सीखी थी वह जानकारी यहाँ दी हुई है। भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है, ये क्या है, इसकी परिभाषा, भाषा की परिभाषा है। भाषा के मुख्यतः 2 रूप हैं, कौन कौन से, मौखिक और लिखित। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं, ये भी आपने पढ़ा ही था इसी का रूप है। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, और भाषा जिस रूप में लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें भी यहाँ दी गई हैं। इसके बाद देखिए कुछ प्रश्नोत्तर आपको जो मैंने दिए थे, पाठ पूरा हो चुका है। इसमें मैंने प्रश्नोत्तर दिए थे आपको, अभ्यास वालों में से कह के आपको 2 प्रश्न दिए थे करने के लिए। फिर आपको आज देखिए तीसरा, निम्नलिखित में से बोली है। अब ये 3 जो नाम दिए गए, इनमें से बोली कौन सी है, बोली वाला जो हमने पढ़ा था उसमें देखना है, मिलान करना है कि उसमें जो नाम आया हुआ है वह नाम कौन सा है इन तीनों में से। उस नाम के आगे पहले, उस नाम के बाद में इसमें टिक लगाना है जो भी सही हो, है ना। भारत की राष्ट्रभाषा है, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, इनमें से आपको चुननी है, अभी अभी हमने पढ़ी थी प्रमुख भारतीय भाषाओं में। फिर शुद्ध रूप में बोलना और लिखना सिखाता है, कौन सिखाता है शुद्ध रूप में बोलना लिखना, ये भी हमने पढ़ा इस पाठ में। तो वापस हमें घूमकर देखना है, वापस पाठ को एक बार पढ़ना है, जिससे कि हमें पता चले कि शुद्ध रूप में बोलना और लिखना हमें कौन सिखाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा इनमें से कौन सी है, वह भी आपको पढ़कर जवाब देना है। पाठ अपना पढ़ा हुआ है अच्छी तरह से। फिर के बाद मतलब क्या करिए, इसके बाद ख, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। अब इनमें क्या शब्द, कौन कौन से शब्द आ सकते हैं वह ध्यान रखना है। का प्रयोग बोलने या लिखने के लिए किया जाता है, का प्रयोग, किसका प्रयोग बोलने या लिखने के लिए किया जाता है, भाषा का, भाषा ही है, या तो बोली जाती है और लिखी भी जाती है। भाषा को लिखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, लिपि।
लिपि में लिखी जाती है। के माध्यम से हम भाषा को शुद्ध रूप से बोल सकते हैं। के माध्यम से व्याकरण। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? क्या तो दिया है 14 सितंबर को। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? 22 भाषाएं स्वीकृत हैं। तो इस तरह से आपको ये खाली स्थान भरने हैं। देखिए ये मैंने खाली स्थान भरे हैं, इनको ध्यानपूर्वक आपको भरना है, पुस्तक कार्य करना है। फिर आगे देखिए, आज पुस्तक कार्य है। दिए गए वाक्यों को पढ़िए व शुद्ध करके लिखिए। इन वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। यहाँ पर जगह दी हुई है, मुझे तुम्हारे है पर भरोसा। मुझे तुम्हारे है पर भरोसा, इसको शुद्ध करना है। यह शब्द यही है लेकिन घूम फिर कर आए हुए हैं। मुझे तुम्हारे पर भरोसा, तुम्हारे की बजाय तुम लिख सकते हैं, तुम पर भरोसा है। एक उदाहरण मैं दे देता हूं इसका। मुझे तुम पर और कोई भी वाक्य पूर्ण होता है तो एक विशेष चिन्ह आता है, जैसे पूर्ण विराम है या प्रश्नवाचक है, जैसा भी वाक्य है उसके अनुसार। लेकिन कोई वाक्य पूर्ण होता है तो पूर्ण के लिए चिन्ह जरूर आता है, विराम चिन्ह। तुम्हारा घड़ी सुंदर है। तुम्हारा, घड़ी स्त्रीलिंग शब्द है तो यहाँ तुम्हारा हो गया या तुम्हारी? तुम्हारी। तुम्हारी घड़ी सुंदर है। इस तरह से शब्द लिखेंगे आप, बदलकर इसमें बदलाव करना है, तुम्हारी बनाना है इसमें। कोमल नहीं है क्यों आई, इसमें आपको बदलना, इधर उधर शब्दों को किया हुआ है उसको बदलाव करना है। कोमल क्यों नहीं आई है। मेरे को मेरठ जाना है। मेरे को मेरठ है जाना आज। मुझे आज मेरठ जाना है। मेरे को शब्द भी गलत लिखा हुआ है, मुझे आज मेरठ जाना है। फिर तुम यहाँ किस लिए आया है। तुम यहाँ किस लिए आए हो। तुम यहाँ किस लिए आए हो। ठीक है, इस प्रकार से आपको, जैसे इसमें तो केवल एक ही बदलाव था, तुम्हारी, तुम्हारी, और बाकी है जैसे लिखना है, तुम्हारी घड़ी सुंदर है। फिर सुमेल कीजिए, इनको सुमेलित करना है। आज के लिए गै तक ही करना है, आज आपको यहीं तक करना है, गै तक, यहाँ तक ये पुस्तक कार्य करना है आज। ठीक है, आज यहाँ तक आपको पुस्तक कार्य करना है और पाठ को एक बार वापस पढ़ना है, रिवीजन करना है पाठ का। आज के लिए बस इतना ही।